हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। मैं महावीर समता संदेश से बोल रहा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो जशवंत वर्मा के यहाँ केशकांड हुआ। केशकांड तो हो गया, उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज भी बाहर आ रही है और इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे और भी कुछ विषय लेंगे। हमारे साथ उदयपुर के जाने माने एडवोकेट हैं अरुण व्यास। अरुण व्यास का मुझे लगता है कोई 45 साल से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं आप, और मजदूरों किसानों के साथ भी काम किया है और वकील तो है ही। तो इनसे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता था जो इस विषय पर आपने बात कर सके। तो ज़्यादा ये लंबी चौड़ी भूमिका न बनाते हुए मैं सीधा ही अरुण जी से बात करता हूँ। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन हमारे इस YouTube चैनल पर। आप पधारे और हमें, हमारे दर्शकों को जो गुत्थी है उसको सुलझाने में मदद करेंगे। अ, उसके पहले कि अपन बात करें, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर महावीर समता संदेश को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें, दूसरे सोशल ग्रुप पे भी डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अरुण जी, जो ये दिल्ली में हाई कोर्ट के जज जो है वर्मा जी, इनके यहाँ इतनी बड़ी आग लगी। 50 करोड़ के कहते हैं नोट है, कोई 15 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है, कोई 500 करोड़ कह रहा है। मतलब उसकी तो गिनती ही नहीं हुई क्योंकि वो तो जल, आधे तो जल ही गए थे। लेकिन जो मलबा था उसको किसने हटाया, क्यों हटाया, किसके कहने से हटाया, एक प्रश्न तो बड़ा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि पुलिस वहां पहुंच गई थी तो पुलिस ने उसको अपने जुडिशरी में क्यों नहीं, जुडिडक्शन में क्यों नहीं लिया। तीसरा, ये जो अग्निशमन जो टीम थी वहां पर, उसने पहले तो ये कहा कि वहां आग लगी है, नोट मिले हैं। फिर उसने अपना बयान क्यों बदला और कहा कि वहां कोई नोट नहीं मिले, फिर वापस बयान बदला कि नहीं, नोट मिले हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। फिर 6 दिन तक इसको छुपा के क्यों रखा। 14 तारीख की घटना को जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने 20 तारीख के अखबार में छाप दिया, तब जाकर के और सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और वो जो भी निर्णय करने थे उन्होंने किए। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सारी बातों को खुले खुला कर दिया। जो रिपोर्ट हाई कोर्ट के जज की आई थी, वो पुलिस कमिश्नर की आई थी, तो जो सारी चीजों को जो है उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दी। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें ये कहा जा रहा है, बल्कि दिखता भी है कि ये जो जुडिशरी को सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है और नियुक्ति के जो अधिकार अभी कॉलेजियम के पास है वो सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। उसके लिए ये षड्यंत्र किया गया है, ऐसा कहते हैं। और कुछ दिखता भी है क्योंकि धनखड़ साहब ने जिस तरह से दोनों पार्टियों के चीफ से, राज्यसभा के जो वो जो है लीडर, उनको बुला के मीटिंग की और फिर फ्लोर लीडर्स से मिले और 3 घंटे तक बैठक के लिए, और साफ ही कह रहे हैं कि वो इसमें, विपक्ष इसमें सहयोग करे। तो ये सारी बातों पर आप क्या सफाई दे सकते हैं, या क्या होगा या क्या हुआ इसके बारे में बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। आपका एक बार फिर अभिनंदन, स्वागत। और मैं आपको ये, देखिए, सवाल इस घटना का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जज नहीं कहते हैं, न्यायाधीश नहीं कहते, न्यायमूर्ति कहते हैं। मतलब वो साक्षात मूर्ति की तरह इतने मतलब करेक्टर के सही होने चाहिए जिनके ऊपर किसी भी तरह से सवाल उठना ही नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं कि साहब ये तो षड्यंत्र के स्वरूप वहां पहुंच गया,
हाईकोर्ट जज का मकान कोई ऐसे ही नहीं होता कि कोई भी घुस जाए, कोई भी रख जाए। कोई छोटा मोटा कोई जेब में रख के सामान नहीं रखा, जैसे एनडीपीएस के लिए पुलिस वाला करते हैं, फर्जी बना के फर्जी बरामदगियां भी दिखा लेते हैं साथ ले जाके। पर जब बोरे बंद सामान है और वो आपके इलाके के अंदर होता है, आपके बाहर गार्ड बैठी रहती है, हाईकोर्ट जज के बकायदा नॉर्म्स है, ऐसे कोई अंदर नहीं घुस सकता है उनके, और इतना सामान लेके चला जाए, घर में इतने नौकर चाकर घर के लोग कोई नोटिस नहीं करे, ये संभव नहीं। और यदि कोई गलत नहीं था तो इतनी सफाई कराने की जरूरत क्या थी रातों रात? आप देखो कि 6 दिन तक बात को दबाए रखा, और जब एक्सपोज हो गई तब भी इसको विवादित और संशय में डाले रखने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग इसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, और फायर ऑफिसर कह रहा वहां कुछ नहीं था। तो क्योंकि ये ऐसी चीजें बहुत आई है, और कम से कम जुडिशरी से इतनी अपेक्षा है हमारी। आदमी की आखिरी जो होप है वो जुडिशरी से है, और यदि वो खुद की स्थिति है, भाई रंजन गोगोई के मामले में देखिए, महिला ने स्पष्ट आरोप लगाए, उस आरोपों को इन हाउस कमेटी बना के खुद ही चेयरमैन बन के खुद ही सब कुछ निपटा के और निकल ली। एक और चीफ 3 महीने बाद जस्टिस पे उसको वापस इतना बड़ा आरोप लगाना, इससे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था हिंदुस्तान के इतिहास में। पूरा सिस्टम हिल गया था, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग नहीं की गई। जबकि सिर्फ हमारे भूषण साहब ने एक मोटरसाइकिल का पिक्चर डाली थी चीफ जस्टिस की, कि वो किसी की मोटरसाइकिल लेके घूम रहे थे विदेशी। इस बात पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चली, और प्रोसीडिंग चल के मनमानी इसमें फैसले किए, और जोर जबरदस्ती ₹1 का फाइन किया। हालांकि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उनका आप मर्जी है, जो सजा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी आवाज को नहीं दबा सकता। तो ये ऐसे कई पहले भी मामले हुए हैं। किसी ने अपने मकानों में लाखों रुपए के पर्दे ले लिए, किसी ने क्या कर लिया, ये हो रहा है और दिन दिन बढ़ रहा है। चाहे राजनीतिक रिश्वत हो, चाहे पैसों की बात हो, बड़े बड़े कंपनियों के जो केसेस हैं उनमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि आम जनता को नहीं पता लगता, उनको तो पता लगा इसके पक्ष में हो या इसके विपक्ष में हुआ, लेकिन किन तथ्यों के आधार पर हुआ और किन तथ्यों के आधार पर नहीं हुआ। आप ताजुब कर सकते हैं कि राम मंदिर का फैसला पूरा बताते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फैसला है। तो ये जो बातें हो रही है, जो एक परिवर्तन आया है, जबकि इस मामले में यूरोप के आप वर्ष से वर्ष जिस कंट्री को कहते हैं पाकिस्तान, वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे से ज्यादा बेहतर। वहां उन्होंने गिरी हुई सरकार को वापस रीस्टैब्लिश किए। वहां के वकील भी इतने चेतन है कि 10,000 वकीलों ने लॉन्ग मार्च किया था फौजी शासन के खिलाफ, लाहौर से इस्लामाबाद, और उसकी वजह से सरकारें पलटी। यहां हमारे यहां तो चेतना का स्तर बहुत अजीब है। तो ऐसी और लगातार इस चेतना को कुंद किया जा रहा है, और ताकि कोई सवाल खड़ा नहीं करे। हर आदमी, आप रेवेन्यू यदि के मामले देखें तो बात टेबल पे लेन देन हो रहे हैं। टेबल पे ऑफिसर बैठ के लेन देन करता है। जुडिशरी में थोड़ा सा अभी पर्दा है, लेकिन दो स्थिति पे बेईमानी भी है और अज्ञानता भी है। आप जजमेंट के जो स्तर देखिए, लगातार घटते जा रहे हैं, अहम बहुत बढ़ता जा रहा है। और एक सिंपल लिविंग का एक स्टैंडर्ड और एसओपी भी जारी हुई थी कि एक जज को कैसे रहना चाहिए, बहुत साधारण रहना चाहिए, पब्लिक से कटा हुआ अपने आप में रहना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, रोज आमंत्रण मांगते हैं, यदि कहीं से आमंत्रण नहीं मिले तो आमंत्रण की गुजारिश करते हैं, पुलिस वालों को भेज के आमंत्रण मंगवाते हैं। रात को कहीं घूंघट में खाना, कहीं होटलों में घूमना, कहीं एंटरटेन करना, ये प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही है। जब छोटे लेवल पे ये है तो बड़े लेवल पे कितना होगा। जजेस की बात, मेरा एक मित्र है जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में, वो तो साफ कहते हैं कि नो, इट इज नॉट ए डेज ऑफ केस लॉ, बट इट इज अ फेस लॉ। ये केस लॉ का नहीं है, ये चेहरे का जमाना है। अब आप कानून बताने की जरूरत नहीं, आप अपना चेहरा बता दीजिए, फेस लॉ बताइए, उससे तय होता है। ये बहुत अंकल जजेस की बात, बेंच सेटिंग की बात, ये बहुत कॉमन चर्चा में, ये चर्चा होना ही इस जुडिशरी के लिए डूब मरने के बराबर है। ये बहुत बड़ा संकट है। अब अभी एक जज साहब ने नाड़े वाली जो कांड है, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत जान बची है, हालांकि
हमारे मित्र कॉलिन गुंजाल साहब कहते थे कि पुराना जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, जिसके बारे में लोग बहुत सोचते थे कि बहुत अच्छा आदमी अच्छा है, आदमी निकलेगा। हमने उनसे बात की, मेरे साथी रमेश जी भी साथ थे, नंदवाड़ा जी। कॉलिन ने कहा ये सब बातें करेगा, उपदेश देगा, फैसला हमेशा सरकार के पक्ष में करेगा। एक आध बीच में जैसे कबूतरों का दाना डालते हैं पापी, उस तरह का काम करेगा, लेकिन कुछ तुषार मेहता के सामने नजर नहीं मिला सकता, इसकी हिम्मत नहीं है। ये क्लियर कट एक स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट में जो रात दिन अपीयर होते हैं उनका। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी आज जस्टिस खन्ना ने जो ये जो इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट जज में उसने कहा नाड़ा खोलना, ब्रेस्ट पे हाथ लगाना, ये बलात्कार की तैयारी नहीं है। अब इससे आगे क्या चाहिए? फिर क्या होने के बाद बात करते हैं आप? वो रुक गया किसी वजह से, वरना क्या बचा था? लेकिन उसको बहुत अच्छा कहा कि इनसेंसिटिविटी, बहुत वर्ड साफ किया कि इससे ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं। आज ही का एक जजमेंट है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज तो हर चीज खतरे में है, हर अधिकार खतरे में है, लेकिन जस्टिस ओखा और भुयान ने जो आज फैसला दिया है इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में, क्या वैचारिक स्वतंत्रता कौन रक्षा करेगा? आर्टिकल 21 की, तो 19 की, ये आदमी का बोलने का अधिकार है। आपसे नाइंतफाकी रख सकता है, आपसे मतभिन्न रख सकता है, ये डेमोक्रेसी की जान है। वो अपना विचार रखेगा, और चाहे जज खुद उस विचार से सहमत नहीं हो, फिर भी उस विचार की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ये जज का दायित्व है। अब ये इस तरह के जस्टिस यदि इस तरह की कंट्रोवर्सी में आएंगे तो पूरा सिस्टम का के ऊपर सवाल उठता है। एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये जस्टिस वर्मा का सवाल नहीं है, ये पूरे सिस्टम का, जिसके प्रति लोगों का विश्वास टूट रहा है। और डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, उसमें एक पिलर यदि खंडित हो रहा है, जिसके ऊपर अभी तक थोड़ा बहुत विश्वास था, बाकी तो संसद और इन विधायिका और कार्यपालिका का आप लोग देख रहे हैं कि कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, किसी को तोड़ फोड़, जेल वगैरह, झूठे मुकदमे, सच्चे मुकदमे, सब चल रहा है। थोड़ा बहुत जो 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 पहुंच पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, उनमें 10% 20% लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिल रही है। गुजरात हाईकोर्ट के बारे में आज बहुत साफ कहा, तुम यार हद होती है तुम लोग। मैं आपको कहता हूं, पत्रिका में एक हमेशा ब्रेक का एक स्लोगन लिखा रहता है कि चाहे मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, परंतु आपके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये डेमोक्रेसी का उच्च आदर्श। हम लोग कर क्या रहे हैं आजकल? तो बिल्कुल आपकी बात से मैं थोड़ा सा भी मतभेद है, वो तो कहता है कि बस मेरी बात मान लीजिए, मैं कहूं जो खाइए, मैं कहूं जो पहनिए, मैं कहूं जो करे, और आपने इसके खिलाफ बोला तो आप देशद्रोही और या फिर मरने मारने पा जाते हैं। अभी जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, राणा सांगा पे राणा सांगा पे चल रही है। अभी उन्होंने कह दिया कि नवरात्रि में मीट नहीं बिकेगा। अरे भैया, हिंदू के कितने सेक्शन है जो नॉनवेज खाते हैं, और बलियां की जाती है इसी नवरात्रि में। तो आप क्या शाकाहार लाना चाह रहे हैं इस देश में? 75%। 75% पूरा डेटा है भाई। और बाकायदा जब बकरा की और बलियां दी जाती है, बाड़ों की बलि दी जाती है नवरात्रियों में, हमने देखा, आंख से देखा हुआ है। अब थोड़ा सा जीव हत्याकार क्रूरता के मामले आए जो पर्दे के पीछे करते हैं, मैंने नीमच बात में खुद ने देखा हुआ। बकायदा बकरे की गर्दन काटते थे, और फिर उसके बाद क्या कहते, उसको फेंक देते थे, बरसात मारते थे, खाते थे, पकाते थे। तो हिंदू सेक्शन का एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसका अपना खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज अलग किस्म के, लेकिन आप एक मॉडल बना के उसको इम्पोज करना चाहते हो। तो जिस तरह की चीज लगी इस मामले में, जुडिशरी को अभी तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने जमीन को जगाना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे इंस्टेंस आना अपने आप में इस पूरे सिस्टम को सत्यानाश करके रख देंगे। और फिर तालिबान से भी बदतर स्थिति हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि वहां फिर भी एक सिस्टम था, और आज भी वहां की महिला ने चाहे मरना कबूल किया है, ईरान की एक महिला ने, लेकिन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ी है। यहाँ कोई निकल ही नहीं रहा, यहाँ तो बिल्कुल मुर्दों की फौज इकट्ठी कर ली है, और जितना थोड़ा विरोध की आवाज थी उसको लगातार दबाया जा रहा है। हम और आप इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाए। अब देखिए आप, बहाना कितना, सत्ता कितनी चालाक होती है। जैसे ही मौका आया, जुडिशरी पे सवाल उठा तो उसके अपॉइंटमेंट अपने हाथ में लेने की कवायद शुरू कर दी। भाई, एक जमाने में ये सरकारों के हाथ में ही थी, बिल्कुल।
क्यों गई? 1993 में जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि आप सत्ता के हाँ में हाँ मिलाने वाले जजेस को लगा रहे थे, अभी भी लगा रहे हैं, बिल्कुल है, पर्दे के पीछे। जो कॉलेजियम रिकमेंड करता है उसको 2-2 साल से फाइलें पटक रखी है, वो रिटायर हो जाते हैं, उनको रिटायर होने देते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। वो सब हो रहा है, लेकिन फिर भी 10% 20% तो कुछ जान वाले लोग आ रहे हैं। अब तो पूरा ही आप अपने हाथ में ले लोगे, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, प्रेसिडेंट सब अपनी चीजों को करता है, उसके बाद होगा क्या? ये इमरजेंसी को जिसको गाली दे रहे हैं रात दिन, उसमें भी सरकार के पक्ष के चीफ जस्टिस लाए, उसके बाद दूसरे वालों ने लाए। ये सब कंट्रोवर्सी होते 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 लास्ट में जाके मुकदमा हुआ और उन्होंने कहा नहीं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है इवन इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स अलग होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये इस फैसले से आया। उसके खिलाफ कई बार कोशिश कर ली, सभी सरकारों ने की, ऐसी बात नहीं कि कोई दूसरे दूध के धुले हैं, सभी ने कोशिश की है, क्योंकि अपने नियंत्रण में रखना चाहती है सत्ता हर चीज को। कोई आजादी किसी प्रकार की किसी को भी अपने मत से भिन्न कोई बात कहने की अवसर ही नहीं देना चाहती। इसीलिए कोशिश की गई और इस सरकार ने तो बहुत बुरी तरह से 2 बार कोशिश की, दोनों बार मुंह की खानी पड़ी, कर भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया कि ये जो है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यू कैन नॉट चेंज। जो बेसिक फीचर का डॉक्ट्रिन किया गया था, धनखड़ साहब उसी को चैलेंज कर रहे हैं। धनखड़ साहब तो पता नहीं क्या एक कानून के आदमी रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। इस कॉन्स्टिट्यूशन को रोज चुनौती देते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के रोटी खा रहे हैं, उसकी शपथ लेके बैठे हैं और उसको अपना आप में गलत कह रहे हैं और सरेआम कह देते हैं। ये तो बहुत बेशर्म लोग हैं, चाहे उनको बुरा लगे, जो आप मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अपनी बात कहेंगे। इतनी बेशर्मी से और किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, कई बहुत लपेट के कहते हैं, वो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड हर बात कह रहे थे। तो आप जिस संविधान के तहत आपका वजूद है, उसे आप रोज चुनौती देते और अब अपने हाथ में लेना चाहते। जिस तरह की सत्ता है आज, हाँ सत्ता बहुत ऑनेस्ट, दूध की धुली, किसी के हाथ में भी हम कोई दें तो हमें फर्क पड़ता, पर आज की स्थिति में जो रहा सहा दम है जुडिशरी, वो इसको नेशनल एकेडमी जो बना के और अपॉइंटमेंट के जो हाथ में ले रहे हैं, वो उसको बर्बाद करने के अलावा पर्टिकुलर केस में तो धनखड़ साहब ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दलाल हो। वो उनका अभियान ले लिया ना, वो तो दलाल के रूप में ही काम कर रहे हैं सत्ता का। वो तो सत्ता पक्ष की के स्पोक्समैन की तरह काम कर रहे हैं। आज की तारीख में धनखड़ साहब चाहे राज्यसभा चलावे या बिड़ला जी लोकसभा चलाए, ये दोनों ही हमारे राजस्थान के पांति आए हैं। जिस तरह से चला रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि वो सत्ता, आप तो बिड़ला साहब के तब चेहरे पे देख सकते हो कि सत्ता पक्ष का आदमी कोई गाली भी दे तो उनकी बड़ी मुस्कुराहट होती है, और विपक्ष वाला 2 आरोप लगाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनका कोई गला घोंट रहा हो, बहुत उनके चेहरे पे दिख जाता है। उनका एक्शन तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई प्रिंसिपल हो किसी स्कूल कॉलेज के और बैठ जाओ क्या। और धनखड़ साहब हर चीज का पहले सबूत मांगते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं कि ये कोई कोर्ट नहीं है जिसके अंदर सबूत लेके आते। कोर्ट में भी अभिवचन करते हैं, सबूत की स्टेज तो बाद में आती है, बात तो पहले कहते हैं। बात नहीं टिकेगी, कोई बात नहीं, बात कहने का तो हक है, तो क्या नहीं, बिना सबूत के मैं किसी बात को नहीं रखने दूंगा। मतलब आप सब सबूत की फाइल आपके पास ले जाए, आप उसको नहीं करो और आप कह दो कि नहीं भाई ये तो सबूत मान्य नहीं है, तो बात ही नहीं रख सकते। तो बात करने के लिए तो संसद बनाई है, काय के लिए बनाई है? फिर बंद कर दो ना इन सब चीजों को। तो कर क्या रहे हैं? तो ये जो है, और पूरा जिस सामंतवाद के पचड़े से बाहर निकलना चाह रहा था, आज वापस उसको कीचड़ में डाला जा रहा है, उसी अंधभक्ति, उसी गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के लिए। तो इस गलत दिशा में जा रहा है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। और हम जिस तरह की कभी तो औरंगजेब पे, कभी राणा सांगा पे, कभी किसी पे जो तोड़ फोड़ और ये उद्यम कर रहे हैं, ये अशांति गली गली में है। इस देश में कोई भी 5 पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा, विकास होगा कहां से? और हम, एक मित्र ने हमारे साफ कहा कि लोग पता नहीं चांद पे मंगल पे जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, जमीनों में से सोना निकाल रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं, और हम लोग मंदिर निकाल रहे हैं उसको खोद खोद के। मान लीजिए कि कोई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, इतिहास में कोई गलत है,
उसकी एक लाइन बदलने से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला। आपको अपना भविष्य बदलना, उसके बारे में सोचना है। चाइना किस लेवल पे पहुंच गया है, अमेरिका किस लेवल पे बात कर रहा है, रोज एक दूसरे से ऊपर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट कर। हमारा रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर 0.6% 3%। बजट दिया, वो भी पूरा काम नहीं लिया। 0.3%। अब आप कहते हैं कि 0.3%, 0.6% भी कितना है? 1,000 रुपए का 6 पैसा। अब आप देख लीजिए, 1,000 रुपए में 6 पैसा हम रिसर्च पे दे रहे हैं, और चाइना दे रहा है 3.8% अपने बजट का। यूं आपको लगता है 3.8 है, लेकिन हिंदुस्तान का बजट कितना? हमारी हाँ, जीडीपी उनका बजट बहुत 3 ट्रिलियन की है, उनकी 18 ट्रिलियन की है। तो उनकी जीडीपी का 18 का 3% कितना होता है, और हमारा ये 3 ट्रिलियन का कितना होता है? ये आप देख लीजिए। ये आंकड़ों का खेल बहुत आसानी से किया जा सकता है, आप कहीं से भी उठा के कर सकते हैं। पॉपुलेशन के रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में ठक लेंगे, लेकिन है क्या? कंक्लूड करें सर, तो दरअसल यही बात है। तो इसलिए ये जो संकट है, इसकी बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल एक क्रिमिनल केस की तरह नहीं, जैसा आप उजले हैं तो निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? जब सबके बारे में आप कर सकते हो, एक बात के ऊपर एफआईआर हो सकती है, तो इतना तो कांड तो हुआ ही है ना। अब किसने किया साफ आ जाएगा कांच के तरीके से सामने। उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और इनको भी अपने। अब दिक्कत एक और है, मैं एक संशोधन जरूर चाहता हूं कि जजेस के खिलाफ, यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये एक संशोधन होना चाहिए कि इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई के लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि मनमानी रुक सके। थैंक यू सर, एक तो आपने पाकिस्तान का नाम लिया, तो मेरे को याद आ रहा है कि पाकिस्तान ने पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम आया था, तो उन्होंने उसी समय उनको रिजाइन करना पड़ा था प्रधानमंत्री पद से। केस चला, केस में वो हारे और उनको जेल हुई। बाद में वो यहाँ से चले गए, और वो अलग मैनेजमेंट है, लेकिन जेल हुई। हमारे यहाँ पनामा पेपर्स में जितने लोग उसमें पकड़े, उस किसी पे भी कोई केस ही नहीं चला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इसी तरह से पुलवामा का जो अटैक हुआ था, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई, मतलब कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं आई कि ये जना जो है इसके लिए दोषी है। तो मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मतलब हम तो बिल्कुल अ, अभी आप जो आज की बात, कल मतलब उन्होंने, पुलिस ने उस एरिया को कस्टडी में लिया है अब। मतलब सारी चीजें निपट गई, सब सफाई वफाई हो गई, निपटवाई बोरे गई है, बोरे हट गए, सब निपटाई गई कुछ है। हो गया। अब वो पुलिस गई है वहां पे और उस जगह को कस्टडी में लिया है, तो अब उसका लेने का क्या मतलब है? आप जरा इस पे बात प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमारी एक कहावत है कि सया भरे कोतवाल तो अब डर काहे का। पनामा पेपर में वही लोग या उनके ही लोग जो आ सकता। आप मुझे बता दीजिए किस मामले में इन्होंने कार्रवाई की है। पुलवामा की रिपोर्ट आज कितने साल हो गए? 2019 की बात, 6 साल से पता लगी। मणिपुर के बारे में कोई तथ्य आया, सरकार ने स्वीकार किया। चाइना बॉर्डर के ऊपर अंदर घुस गया, संसद के अंदर सरेआम ये आरोप लगाए गए, सरकार ने कोई जवाब दिया? जबकि वहां के फोटो है, इंटरनेशनल अखबारों में वगैरह में सब चीजें बहुत साफ है। सिर्फ ये गोदी मीडिया क्या है, उसको आजकल तो कुछ और ही कहने लग गए हैं। गोदी मीडिया से भी बुरा हालत है, और उसके जो पत्रकार हैं वो लोग काम कर रहे हैं, और पूरा रात और दिन दूसरे नॉन इश्यूज के ऊपर हल्ला गुल्ला डिबेट्स वगैरह कराते हैं और भड़काते हैं लोगों को, ताकि सही बात कोई कह नहीं पाए। बाकी जहां जागरूकता है, डेमोक्रेसी में जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी है। उसके बिना डेमोक्रेसी टिकती नहीं। भक्तों से डेमोक्रेसी नहीं टिकती। भक्तों से तो भजन मंडली हो सकती है, ये एक व्यक्ति का शासन चल सकता है, चाहे वो कितना ही क्रूर हो। और ये यदि नहीं होता, मैं तो आप साफ कह रहा हूं, ऐतिहासिक रूप से हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं गलतियां हैं। हम मान लें 24 अवतार हुए हैं, तब भी 24 बार हमारे देश के लोगों ने गलतियां की है ना। इतने लोग खराब पैदा करके उनके शासन चला लिए, तब जाके किसी को ठीक करने के लिए आना पड़ा। तो ये हुआ है ना, बाकी क्यों होता? हर बार सीधा करता है कोई अवतार, वापस वही
कुत्ते की पूंछ की तरह समाज वैसे का वैसा हो जाता है। तो इसलिए बार बार करना पड़ा। आप उस माइथोलॉजिकल चीजें मान भी लें तब भी 24 बार, एक बार में ठीक नहीं हुआ। हम वही हैं। हम तो आज तक कभी भी हमने सही ढंग से विरोध किया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं राणा सांगा जी ने नहीं बुलाया, पर इस हिंदुस्तान की धरती पर बाहर का आदमी आया था, आप मिलके लड़ लेते ना, नहीं आने देते। अंग्रेजों को किसने आया दिया? हमारे ही लोग गद्दार हुए, हमारी फौजें लड़ती रही। तो क्योंकि हमने कभी समझ बढ़ा ही नहीं ना देश के बारे में। देसी रियासतों ने समझौते तो किए ही हैं और उससे। सब रियासतें सब समझौते करती थी, सबके हैं। और ये सब होता है आज भी इंटरनेशनल लेवल पे। अमेरिका ने एक बड़ा नाटो बनाया, समझौते किए, आपस में शेयरिंग किया, सब कुछ होता है, पर वो एक सम्मानजनक ढंग से। और नहीं है तो लड़ाइयां भी होती हैं। तो ये सब ऐतिहासिक रूप से है। ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको सुधार नहीं सकते हो आप 400 साल पहले जाके औरंगजेब के 2 थप्पड़ नहीं मार सकते, आपकी हिम्मत है, हो नहीं सकता है। तो उस बात को भूल के आगे बढ़ेंगे। उनकी जो गलतियां हुई है, इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि जो गलतियां हुई है, जो अच्छी हुई है तो ठीक है, अच्छे के लिए हुआ, उनको हम वापस नहीं करें। मैंने बचपन में पढ़ा है कि मराठों की हार का कारण क्या था, कि ये था वो था, 4-5 कारण थे, मुझे इतना तो बुरा याद है। और फला की जगह अंग्रेजों के आने का कारण क्या था, सफलता का कारण क्या था, ये सब थे इतिहास में, हमने पढ़े। सबक लेने के लिए इतिहास, सबक लेने के लिए, उससे उसकी शिक्षा लेके आगे अब भविष्य में ये चीजें नहीं हो, इस बात के लिए इतिहास होता है। इतिहास कोई माड़ा फेरने के लिए नहीं होता। हम तो आजकल बदल रहे हैं सिर्फ इतिहास। आप बदल लीजिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? आप बदल लीजिए, उससे फर्क कुछ नहीं हारे पड़ना, ही नहीं। भविष्य में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो इतिहास में कभी हारे ही नहीं सर। 500 साल बाद जो हमारे राणा प्रताप हैं वो अकबर को से जीते, मतलब नहीं, जितना अभी क्या था, जितना 20-25 साल पहले तक तो ये कहते, मतलब 50 साल पहले तक तो ये कहते थे कि राणा प्रताप हल्दी की घाटी में हारे हैं। बाद में ये जो आरएसएस के इतिहासकार जब पैदा हुए और शोर मचाने लगे, तो कहने लगे कि नहीं, हारे नहीं, ये युद्ध तो बराबर रहा, क्योंकि कोई किसी ने किसी पर कब्जा नहीं किया, इसलिए ये युद्ध बराबर रहा। नहीं हिम्मत जी, मेरा एक और अब जो थ्योरी आ रही है आरएसएस की, वो कह रहे हैं नहीं, युद्ध जीता था महाराणा प्रताप ने। तो अब ये इतिहास अगर इस तरह से बदल जाएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब नहीं, ये इतिहास ही क्या हुआ फिर? मेरा ये कहना कि जीत हार इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस मुद्दे पर उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, सवाल ये है। हाँ, वो ठीक बात है कि जो आपको सबक लेना है कि चाहे वो जीते या हारे, पर उन्होंने कभी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। बात ये है, ये उससे आउटकम निकलता है जो आपको आगे के लिए दृष्टिकोण दे। ये सीखने की बात थी महाराणा प्रताप के कैरेक्टर से, कि उन्होंने अधीनता स्वीकार चलो की। अब खत्म कर। यही बात। बहुत बहुत आभार अरुण जी, आपने बहुत सारी चीजों की खुलासा किया और एक खतरा तो बताया ही कि डेमोक्रेसी खतरे में है अगर ये सब चीजें ठीक नहीं हुई। वैसे ये जो कॉलेजियम है, ये सबसे अभी जो बेस्ट है, सबसे सिस्टम, लेकिन इसमें भी कुछ सड़ान तो आई गई है। इसको भी ठीक करना मेरी समझ में बहुत जरूरी है। समय समय पे हर एक का ओवरऑलिंग होना चाहिए। इसके ऊपर विचार करना चाहिए जजेस को भी, और पूरी लीगल जो अथॉरिटीज हैं, मतलब जो वकील हैं, जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी हैं, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस कॉलेजियम में कैसे और सुधार किया जा सके, ताकि लोग उनके ऊपर उंगली न उठाएं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर डालें। अगर आपको ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं और किसी हैं। हो गया।